हेलो गाइस, माय नेम इज़ हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा मौर्यन डायनेस्टी के बिंदुसार के बारे में जाना था, आज हम बात करेंगे अशोका के बारे में। तो चलो जल्दी से पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो देखो, हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं हम मौर्यन एम्पायर। और ये मौर्यन एम्पायर हम जो पढ़ रहे हैं ये किसका, कहाँ पे मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं मगध का। हम मगध के बारे में पढ़ रहे थे। महाजनपद हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने मगध की जो किंगडम है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। ऐसी महाजनपद होती है ये अकेली जो सबके ऊपर रूल कर लेती है, सबको मतलब कि एक तरह से सबको डोमिनेट करके और आगे बढ़ती है, अपना एरिया बढ़ा लेती है। इसकी जो डायनेस्टीज आती हैं वो सब पे अटैक करके, सबको अनेक्स करके अपना जो एरिया है उसको काफ़ी बढ़ा लेती हैं। तो उसके अंदर भी हमने काफ़ी डायनेस्टीज़ पढ़ी, जैसे कि हमने हरेंक पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ी, फिर हमने नंद डायनेस्टी पढ़ी और नंद के बाद हमने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी। तो जो मौर्यन डायनेस्टी है ये हमारी, इनके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्हीं के नाम से ही इस डायनेस्टी का नाम रखा है हमने मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो इनके बारे में जाना था हमने। उसके बाद फिर इनके बेटे आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार आते हैं, लास्ट वीडियो में हमने इनके बारे में जाना था। और जो बिंदुसार का जो टाइम पीरियड चलता है, टेन्योर चलता है 297 से 273 BC तक चलता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये जाना है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उनको देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आपको बीच में से आपको लगेगा कि क्या ही हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री जो भी है ना, हिस्ट्री हमेशा आपको तभी समझ में आती है जब आप चीज़ों को लिंक करते हो। तो देखो, अगर कहने को तो मैं आपको अभी भी डायरेक्ट मॉडर्न स्टार्ट करा दूं, डायरेक्ट आपको मिडिवल स्टार्ट करा दूं, पर नहीं, हम सबसे पहले ऐसे ही बढ़ते हैं ना आगे। सबसे पहले हम ए पढ़ते हैं, फिर बी पढ़ते हैं, फिर सी। या आप क्लास में देख लो, फर्स्ट क्लास, सेकंड में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं। डायरेक्ट हम 12th पे तो नहीं पहुंच जाते ना, उसके पीछे भी रीज़न होता है। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? क्योंकि इसमें आपको बेसिक कराया जाता है। तो वही अगर हम एक सीरीज़ में पढ़ेंगे ना हिस्ट्री को भी, तो आपको पता चलेगा कि पीछे से क्या क्या चलता हुआ आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब तभी लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है हिस्ट्री। नहीं तो आपने सुना होगा हिस्ट्री सबसे ज़्यादा लोगों को बोरिंग लगती है। तो यही उसका रीज़न है कि लोग डायरेक्टली मॉडर्न पे जंप मारते हैं या फिर मिडिवल पे जंप मारते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना, हमें प्रॉपरली हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि हमेशा हिस्ट्री पढ़ो तो एक लिंक में पढ़ो, है ना, ताकि आपको चीज़ें सीरीज़ में पढ़ो, ताकि आपको चीज़ें लिंक हों। तो वही, अब लास्ट वीडियो में हमने बिंदुसार के बारे में जाना था, तो आज हम बात करेंगे हमारे अशोक के बारे में। तो देखो, अशोक द ग्रेट। अब इनको द ग्रेट, ये जो ग्रेट है ये मैंने आपको भी हर बार बताया है, 2 बार बता चुका हूँ आपको। इस जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है इसके अंदर फिर से बताता हूँ कि जो द ग्रेट वर्ड है ना, ये हम ऐसे ही किसी के भी आगे नहीं लगा देते। ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ 3 लोगों के नाम के पीछे द ग्रेट लगता है, और तीनों के ही नाम ए से हैं। किन किन के मैंने पहले भी आपको बताया, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लगता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने सुना भी होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको सिकंदर कहते हैं हिंदी में। इसके बाद आते हैं अशोका द ग्रेट। इनको द ग्रेट क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे, है ना। आज देखेंगे कि इनको द ग्रेट क्यों कहते हैं। और जो अलेक्जेंडर की बात है इनको भी हम कवर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। इवन कि अलेक्जेंडर का हमने जिक्र कहाँ देखा था? नंद डायनेस्टी के अंदर हमने देखा था, जब चाणक्य आते हैं धनानंद के पास हेल्प लेने के लिए, तो तब हमने अलेक्जेंडर का जिक्र देखा था। और आगे हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ठीक है। तो ये 3 ऐसे रूलर हैं पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में जिनके आगे हम द ग्रेट लगाते हैं। और ये भी हम जानेंगे कि हम क्यों लगाते हैं इनके नाम के आगे द ग्रेट। तो चलो जल्दी से हमारी जो वीडियो है आज की वो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अशोका जो ये हैं, अशोका हमारे, इनका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो आपको बता देता हूँ। ये सब मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो अशोका है, ठीक है, ये जो राजा बनते हैं, जो इनका जो टाइम पीरियड चलता है राजा बनने का, वो चलता है आपका 268 BC से आपका 232 BC तक, ठीक है। ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो इनका जो जन्म होता है ना, अब अशोका है, ये भी इंसान है, तो उनका जन्म कब होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। इनका बर्थ होता है 304 BC में,
ठीक है, 304 बीसी, बीसीई या बीसी में इनका बर्थ होता है। इसके बाद इनको जो गद्दी मिलती है वो मिलती है 268 बीसी में। इससे बैकग्राउंड, इससे पहले का बैकग्राउंड मैंने आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताया था, तो अगर आपको याद हो तो मैंने, देखो मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको ये समझाया था कि इनके फादर थे बिंदुसार, यहीं पे लिख देता हूँ चलो। इनके जो फादर थे वो थे बिंदुसार, और इनकी मदर का नाम था दुर्धरा। ठीक है, अब जो इनके जो फादर थे बिंदुसार, इनके काफ़ी बेटे थे। अब ऐसा अलग अलग टेक्स्ट में है, अलग अलग रिकॉर्ड्स में है कि इनके, कोई कहता है इनके 4 बेटे थे, कोई कहता है इनके 2-3 बेटे थे, कोई कहता है इनके 101 बेटे थे। तो ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ। देखो, एक तो था अशोक, इसके बाद था एक सुशीम, एक था आपका विघात अशोक, और एक आपका तीसरा भी कहते हैं लोग। ठीक है, तो ये 4 तो कंफर्म्ड है कि ये थे, भाई थे। तो अब ऐसा नहीं कि सबके मतलब एक ही माँ थी, अलग अलग माँ थी, 16 शादी करी थी बिंदुसार ने, तो उस हिसाब से अब आप देख लेना। तो अब अशोक जो है ना, ये इसको था गद्दी का शौक कि मुझे राजा बनना है। और लेकिन जो बिंदुसार है ये किसको पसंद करते थे ज़्यादा? बिंदुसार पसंद करते थे अपने सुसीम बेटे को। ये बड़े भी थे और ये कैपेबल भी थे। मतलब कि ऐसा होता है ना, ऐसे प्रथा चलती है राजाओं की में कि जो बड़ा बेटा होता है वही गद्दी पे बैठता है। तो बड़ा इनमें से कौन था? सुशीम। उसके बाद थे अशोक। तो क्या होता है, ऐसे ही एक टाइम पे तक्षशिला जगह है हमारी, कहाँ पे? आज का आपका पाकिस्तान में जगह है। ठीक है, पाकिस्तान में जगह है तक्षशिला, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो उसके अंदर क्या होता है? रिवोल्ट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। जब उसके अंदर रिवोल्ट हो जाता है तो अब जो बिंदुसार हैं ये कहाँ से संभाल रहे हैं? ये संभाल रहे हैं, इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्र। याद रखना, कैपिटल कहाँ है इनकी? पाटलिपुत्र। आज का जो आपका पटना वाला एरिया है ना, वो उसके ही आसपास थी पाटलिपुत्र। तो जो तक्षशिला के अंदर रिवोल्ट हो जाता है, तो अब क्या होता है? तो अब जो बिंदुसार है वो पाटलिपुत्र में बैठे हैं, तो अब उनको रिवोल्ट को, तो विद्रोह हो रहा है कहीं पे, तो उनको तो राजा है वो, तो उनको तो मतलब कहीं संभालना पड़ेगा ना, कुछ तो उनको शांत करना पड़ेगा मैटर को। तो क्या करते हैं? तो वो भेजते हैं सबसे पहले सुसीम को, अपने जो ये वाले बेटे हैं जिनको पसंद करते हैं कि जाओ तुम बहादुरी का अपना सबूत दो कि तुम भी बहादुर हो, तुम मेरे बेटे हो ना। तो जाते हैं सुसीम पाटलिपुत्र, वो तक्षशिला जाते हैं, पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाते हैं। पर ये संभाल नहीं पाते सिचुएशन को, सिचुएशन बिगड़ जाती है, तो फिर ये वापस आ जाते हैं। तो फिर जो हमारे बिंदुसार हैं कहाँ गए? ये रे बिंदुसार जो अभी राजा हैं, है ना। तो वो जो बिंदुसार हैं वो भेजते हैं अशोक को। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बिंदुसार सेंट अशोक टू तक्षशिला टू सोल्व द मैटर। जो रिवोल्ट होता है उसको सोल्व करने के लिए अशोक को भेजते हैं बिंदुसार तक्षशिला। और उस टाइम पे अशोक जो थे वो केवल, याद रखना, 18 साल के थे। ठीक है, ये भी बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है। जब अशोक को तक्षशिला भेजा था तो कितने साल के थे? मतलब कि सॉल्व करने के लिए मैटर जो रिवोल्ट हो रहा था, तो ये सिर्फ 18 साल के थे। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, 18 साल की उम्र में सिर्फ अशोक जाते हैं तक्षशिला, वहाँ पे जाके सिचुएशन हैंडल करते हैं, जिनको मारना होता है उनको मारते हैं, मतलब कि पूरी तरह से सिचुएशन हैंडल करके सॉल्व करके आते हैं। तो जिनसे मतलब काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं, जो खासकर जो इनके जो मंत्रिमंडल होते हैं, मतलब इनके जो कोर्ट के अंदर, इनके दरबार के अंदर जो मंत्री बैठते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे, वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि देखो 18 साल का लड़का है, ये सोल्व करके आ गया मैटर। बल्कि सुशीम इससे पहले जा चुके हैं, वो सोल्व नहीं कर पाते। तो एक पॉइंट ये याद रखना आप, ठीक है, कि यहाँ पे मैटर सोल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो हमारे बिंदुसार हैं, है ना, अपॉइंटेड अशोक एज गवर्नर, गवर्नर बना देते हैं कहाँ का? उज्जैन एंड तक्षशिला। पहले इनको तक्षशिला का गवर्नर बना देते हैं, फिर इनको उज्जैन का गवर्नर बनाते हैं। और इसके पीछे ऐसा कहते हैं, ये भी रीज़न होता है कि जो अशोक थे इनको गद्दी का लालच था कि मेरे को बस राजा बनना है, राजा बनना है, मेरे को ही बनना है राजा, है ना। तो बिंदुसार सोचते हैं कि अगर मैं इसको पाटलिपुत्र से दूर रखूंगा तो थोड़ा ठीक भी रहेगा, नहीं तो यहाँ पे तो मेरा सर खा जाएगा, मेरा
पता नहीं क्या ही कर देगा, मार वूर देगा, किसको क्या कर देगा। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न माना जाता है कि जो बिंदुसार थे इनको पाटलिपुत्र से दूर रखते हैं, उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर बना देते हैं। तो याद रखना, पहले तक्षशिला का बनाते हैं, फिर बाद में उनको उज्जैन भी देते हैं। तो अगर बहुत सी बार ऐसा भी आ जाता है कि बिंदुसार के टाइम पे तो उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर कौन था, तो अशोक। हो सकता है एक ही पूछे, या उज्जैन पूछ ले, तक्षशिला पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए अशोक, ठीक है। इसके अलावा अब जब यहाँ के गवर्नर थे तो इस टाइम पे क्या होता है कि तक्षशिला के अंदर फिर से रिवोल्ट होता है कुछ टाइम बाद। और इस बार जो हमारे बिंदुसार हैं और अशोक, सुशीम, ये भी कहाँ होते हैं, पाटलिपुत्र में होते हैं। और तक्षशिला के अंदर फिर से रिवोल्ट हो जाता है। तो इस बार जो बिंदुसार हैं वो भेजते हैं अपने जो उनको पसंद है बेटे सुशीम को कि इस बार तुम जाओ, तुम हैंडल करो सिचुएशन और जीत के आओ। फिर क्या होता है, फिर सुशीम जो है हमारे, सुशीम फिर से जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, तक्षशिला। लेकिन अब जब सुशीम तक्षशिला होते हैं, इस बार कौन जाते हैं, सुशीम। जब सुशीम होते हैं तक्षशिला तो उस टाइम पे ही बिंदुसार जो थे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब बिंदुसार की डेथ हो जाती है तो अब क्या होता है, अब देखो, अब जब पाटलिपुत्र है हमारा, अगर मैं आपको समझाऊं, कहाँ है हमारा पाटलिपुत्र, ये रहा। पाटलिपुत्र के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं वो तो अभी भी पाटलिपुत्र में ही बैठेंगे ना। मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया, सेनापति हो गया, ये सारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट्स हैं, ये कहाँ पे होंगे, इनकी कैपिटल जो है वहीं पे तो होंगे, पाटलिपुत्र में। और अशोक भी वहीं पे है, और सुशीम का है, वो है तक्षशिला के अंदर, और बिंदुसार की हो चुकी है डेथ। तो अब क्या होगा, जो अब जो मिनिस्टर्स के साथ मिलके अशोक, अब मिनिस्टर्स भी खुश हो गए थे इनसे, जब ये पहली बार जो तक्षशिला का जो रिवोल्ट सोल्व करके आए थे 18 साल की उम्र में, तो मिनिस्टर्स भी खुश हो गए थे। तो अब मिनिस्टर्स जो है इसको अपॉइंट कर देते हैं एज अ किंग, राजा बना देते हैं, इसको, अशोक को। और अशोक राजा कब बनता है, 268 BC में। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। ये जो मैंने आपको अभी जो स्टोरी बताई है पीछे की, ये आपको मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड समझाया है कि अशोक राजा कैसे बनता है। क्वेश्चन इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए। ये बस आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हैं कि कैसे अशोक बैठा, ताकि आप कहीं पे बैठो, 4 लोगों के सामने बैठो, कहीं बात हो, डिबेट हो, तो आप पार्टिसिपेट कर पाओ। आप ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो यूपीएससी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी में एग्जाम में आपके पास मैटर होता है लिखने के लिए मेंस में, तो आप ये लिख सकते हो चीज़ें जो मैंने ऐड करी है पॉइंट्स बना के, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अब जब जो मिनिस्टर्स हैं ये मिलके राजा बना देते हैं किसको, अशोक को। और अशोक बैठ जाता है कहाँ पे, मौर्यन एम्पायर, मगध के अंदर जो पाटलिपुत्र है, मगध की गद्दी के ऊपर, है ना। तो मौर्यन एम्पायर का एम्पायर बन जाता है अशोक, राजा बन जाता है। किसकी हेल्प से, मिनिस्टर्स की हेल्प से, क्योंकि ये इससे पहले से खुश थे। तो अब जो सुशीम है हमारे, ये तक्षशिला के अंदर है। अब इनको पता चलता है कि इनके जो फादर है उनकी डेथ हो चुकी है, और अशोक जो है वो भी गद्दी के ऊपर बैठ चुका है। तो अब क्या है, अब ये वापस आते हैं कहाँ पे, पाटलिपुत्र के अंदर। अब जो पाटलिपुत्र के अंदर आते हैं तो फिर इनके बीच में होता है एक पबजी का मैच। पबजी का मैच मतलब कि लड़ाई होती है, ठीक है। तो इनके बीच में होती है फाइट, ललकारते हैं सुशीम अशोक को कि तूने ऐसे कैसे कर दिया, गलत हो गया। जिसके अंदर क्या होता है, अशोक कर लेता है चिकन डिनर, मतलब कि अशोक जो है वो जीत जाता है और सुशीम जो है हार जाते हैं, और अशोक इनको मार देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो अशोक है वो सुशीम को मार देते हैं। इसके बाद क्या होता है, सुशीम को मारने के बाद इनके जो 500 अलग लोग थे, मतलब इनके वफादार लोग थे सुशीम के, उनको भी मार देते हैं, ठीक है। और कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि सुशीम के साथ साथ अशोक जो है ना, जो कहते हैं, जो लोग ये मानते हैं, जो हिस्टोरियंस, कि इनके 101 बेटे थे किसके, बिंदुसार के, तो वो ये मानते हैं कि जो अशोक थे, ठीक है, जो अशोक थे वो 100th नंबर पे थे, और इस 101वां जो नंबर था वो किसका था, वो था तीसा का। ये वाले कहाँ गए, मैंने लिखा था ना, ये रे। तो अशोक अपने से बड़े 99 भाइयों को मार देते हैं और एक भाई को छोड़ देते हैं, तीसा को। ऐसा वो लोग कहते हैं जो लोग मानते हैं कि अशोक के 101, मतलब अशोक बिंदुसार के 101 वो थे, बेटे थे, या फिर कह सकते हैं अशोक के 100 भाई थे, है ना। तो वो लोग इस थ्योरी को मानते हैं कि अशोक जो थे वो 100th लड़के थे बिंदुसार के, और जो 101वें नंबर पे थे वो थे तीसा। तो अशोक अपने से बड़े 99 लोग हैं उनको मार देते हैं, और साथ में
तीसा को छोड़ देते हैं क्योंकि ये इनसे छोटे हैं। तो ये अब इसके पीछे देखो, अब हमें तो पता नहीं है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, ना हमने कोई वीडियो कैमरा लगा रखा था वहाँ पे, ना हमने कोई थे वहाँ पे, कोई हम थे, है ना। तो कोई लोग इसको मानते हैं, कोई कहते हैं 4 भाई थे, कोई कहते हैं 3 भाई थे, कोई कहता है 2 ही भाई थे, एक सुशीम और एक अशोक। आप गूगल पे भी लिखोगे तो गूगल पे 4 आ जाएंगे नाम आपके सामने, है ना। तो ये चीज़ आता है, ये फ़र्क आता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी यहाँ से कभी नहीं आता, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है जो अनडिबेटेबल टॉपिक रहता है या जो चीज़ें क्लियर रहती हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो अशोक अपने भाइयों को मार के गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं और उसके बाद से अशोक कहलाते हैं चंड अशोक। मतलब ये बात तो सच है कि इन्होंने मारा था, सुशीम को मारा था और 500 इनके साथियों को मारा था और अपने भाइयों को मारा था, है ना। तो एग्जाम में कैसे आता है कि सुशीम अशोक ने अपने भाइयों को मारा था। अब ये नहीं पता कि कितने भाई थे उसके, इतना पता है भाइयों को तो मारा था। और उसके बाद ये कहलाते हैं चंड अशोक। चंड अशोक मतलब इतने क्रूवल थे, इतने ज़्यादा मतलब निर्दयी थे, इतने ज़्यादा ब्रूटल थे, दया नहीं करते थे। तो जैसे कि क्या थे, मैंने आपको बताया ब्रूटल थे, क्रूवल। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि निर्दयी। तो ऐसा कहते हैं कि अशोक इस टाइम पे ऐसे थे कि अगर उनकी जो तलवार है वो पूरे खून से ना रंगी रहे ना तो उनको चैन नहीं आता था। आप सोच लो कैसे थे वो। तो एक तरफ हमें देखने को मिलता है अशोक की ये वाली पर्सनैलिटी, इतने ज़्यादा क्रूवल, इतने ज़्यादा निर्दयी। और ऐसा भी कहते हैं कि जो अशोक है, इन्होंने ना जो इनके जो वो थे, जो कोई गलत काम करते थे इनके मतलब उसके पूरे उसमें टेरिटरी के अंदर, किंगडम के अंदर, या फिर जो अपराधी होते थे, इन्होंने ना अलग से जेल बना रखी थी, प्रिजन। और उस प्रिजन में को कहा जाता था अशोकाज हेल, मतलब कि अशोक का नर्क। अशोक का नर्क उसको स्पेशली नाम दिया जाता था, जहाँ पे अशोक खुद पर्सनली जाके, इतना बड़ा एम्परर जाके खुद पर्सनली जाके उसको मार रहा है ना, उसको सजा दे रहा है, उसको मतलब अच्छे से पिटाई कर रहा है उसकी। तो ये चीज़ अब आप ऐसे समझ सकते हो। देखो आज का इंडिया है, जो आज का इंडिया की जो टेरिटरी है ना, इससे भी बड़ी टेरिटरी थी किसकी, हमारे अशोक की। अब तो आप सोचो, अब प्राइम मिनिस्टर खुद आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही तो हो गए एक तरह से, क्योंकि उनके पास ही पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास आज की डेट में। तो वही अब अशोक के पास पावर थी। अब सोचो प्राइम मिनिस्टर खुद जाके किसी को ऐसे सजा दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो मतलब काफ़ी एक तरह से एक शॉकिंग बात है ना। तो वही इसलिए इनको कहा जाता था चंड अशोक। तो ये वाला वर्ड भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, चंड अशोक। तो आपको मैंने इसके पीछे कहानी भी बता दी, क्या कहानी है इसके पीछे, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको भी बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो मैंने पीछे पूरा आपको इसका पीछे का बैकग्राउंड बताया है। तो अब देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइम पीरियड मैंने आपको यहाँ पे लिख ही दिया है, 268 BC से 232 BC तक, और इनका बर्थ हुआ था 304 BC में, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ 304 BC में इनका हुआ था बर्थ, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, फादर का नाम बिंदुसार था, मदर का नाम था दुर्धरा। अब पता है मदर के नाम पे भी ना काफ़ी डिबेट चलती हैं। कोई लोग कहते हैं दुर्धरा था, कोई कहते हैं धामा था। तो ये वाला भी काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है कि मदर का नाम कोई कहते हैं दुर्धरा है, कोई कहते हैं धामा है। तो इसमें भी हमें जो अलग अलग टेक्स्ट मिलते हैं हमें, तो उसके अंदर हमें पता चला है कि कहीं पे दुर्धरा लिखा है, कहीं पे धाम लिखा है। इसलिए आगे जाके हम देखेंगे कि जो अशोका है ना, वो धाम को प्रमोट करेंगे, अशोका धमा एक पता चलेगा कि क्या है, आपको आगे वीडियोस में पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा अब अशोक जो थे, अब बात करते हैं उनकी। एक पावरफुल किंग थे, पावरफुल, क्रूअल, है ना, ब्रूटल। तो ये वाले किंग थे। और एक बहुत अच्छे, अब वाइज, बुद्धिमान भी थे, काफ़ी बुद्धिमान इन द सेंस कि लोगों को कैसे अटैक करना है, किसके ऊपर कैसे अपनी जो टेरिटरी है उसको कैसे एक्सपेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें भी तो उनके पास थी, तभी तो वो टिक पाए यहाँ पे राजा, है ना। तो वाइज थे। तो ये और एक वाइस एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर की जो टेरिटरी थी, मौर्यन टेरिटरी, उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया और इसको एक्सपेंड किया। किसको, टेरिटरी को। कहाँ तक, देखो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे आप लिख लो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। एक आपको पता चलेगा यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो इन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ में कहाँ तक, हिमालयाज तक,
जो हमारा तिब्बत है, तिब्बत तक पहुंच गए थे। इनकी जो टेरिटरी थी हिमालय तक नॉर्थ में, जैसे हमारा इंडिया है ना, तो ये नॉर्थ है हमारा, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। तो नॉर्थ में तो पहुंच गए हिमालय तक ऊपर, और ईस्ट में पहुंच चुके हैं हमारे म्यांमार तक, म्यांमार कह लो, या फिर कह सकते हैं हम ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र वाला जो बेसिन है, एरिया है, ब्रह्मपुत्र का जो आपका रिवर बेसिन है ना, वहां तक ब्रह्मपुत्र वाला, ठीक है। और जो वेस्ट तक ये पहुंच गए थे हमारे इधर हिंदू कुश माउंटेन्स तक। अब हिंदू कुश माउंटेन्स कहाँ है? ये हमारा जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर आप पढ़ते हैं, बॉर्डर पे पढ़ते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स, वहां तक पहुंच चुके थे। और इन्होंने पूरा हमारा इंडस वैली वाला एरिया कब्जा लिया था, ईरान तक पहुंच गए थे नीचे तक, और ऊपर हिंदू ऐसे अफगानिस्तान से नीचे ऐसे पहुंच चुके थे, ठीक है। और साउथ में पहुंच गए थे मैसूर तक। एक्सेप्ट एक किंगडम को छोड़ के, कौन सी किंगडम थी वो आप लोगों को काफी पता होगा, वो काफी फेमस है, एक्सेप्ट कलिंग। कलिंग क्या है? कलिंग एक, आज का जो आपका उड़ीसा है ना, उड़ीसा वाला पार्ट ही आप समझ लो, वो कलिंग था पहले, ठीक है। कोस्टल एरिया था, जैसे हमारा इंडिया वाला मैप है ना, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे पड़ता है हमारा कलिंग। तो इस वाले एरिया को छोड़ के नीचे मसूर तक पहुंच चुके थे अशोक। तो ये इनकी थी टेरिटरी जो इन्होंने एक्सपेंड की। हालांकि बिंदुसार ने भी काफ़ी कब्जा रखी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक्सपेंड करी अपनी टेरिटरी। क्यों एक्सपेंड करी, इसके पीछे देखो रीजन भी है इसका। ऐसा नहीं कि ऐसे ही एक्सपेंड ये मतलब करते जा रहे हैं। एक तो ये था कि इनको अपनी पावर बढ़ानी है, और दूसरा क्या था, दूसरा रीजन एक्सपेंड का ये होता है कि इनके पास जो रेवेन्यू है, अब देखो इतना बड़ा जो एम्पायर बना रखा है, ये छोटी बात थोड़ी है इतना बड़ा एम्पायर बनाना। एम्पायर चलो बना भी लिया, उसको संभालना अभी हम आगे ही देखेंगे कि कैसे जब मौर्यन एम्पायर टूटता है ना, आगे जाके हम देखेंगे कि कभी ना कभी तो टूटेगा ना एम्पायर। तो जब ये एम्पायर टूटता है तो कैसे यहाँ पे छोटी छोटी रीजनल किंगडम्स उभर के आती हैं। अब मान लो कि अब अशोका पाटलिपुत्र में बैठा है, वो अकेला तो नहीं चला सकता ना पूरे एम्पायर को। मान लो कि अगर उसने किसी अपने खास इंसान को ही कहीं का उज्जैन का राजा बना रखा है, गवर्नर बना रखा है उज्जैन का, तो अगर वो चाहे, अगर वो पावरफुल हो गया तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकता है ना, अपने आप को उज्जैन का राजा वो घोषित कर सकता है। लेकिन वही तो होता है मेंटेन करना, कि अच्छे से मेंटेन कर रहा था। कहाँ लिखा है मैंने, देखो ये रहा, अच्छे से मेंटेन करा उसने अपने जो इस एम्पायर को, और एक्सपैंड भी करा। तो अब एक्सपैंड करने के लिए भी और उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए हमें, रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इस टाइम पे जो प्राइमरी सोर्स था रेवेन्यू का, वो था सिर्फ और सिर्फ लैंड से जो आता था, लैंड से जो टैक्स आता था, तो लैंड रेवेन्यू। और जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, उतने ही ज़्यादा टैक्स, एग्रीकल्चर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, है ना। अभी भी क्या चला आ रहा है, भाग या फिर बाली 1/6 पढ़ते आ रहे हैं महाजनपद के टाइम से। 1/6 पार्ट चल रहा है, जितना भी हम प्रोड्यूस करेंगे 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। तो वो टैक्स कोई भी अगर इंसान है, मान लो कि वो अब ये इतने पे अपना कोई भी एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई भी अपना प्रोड्यूस उगा रहा है ना, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका इसके 6 हिस्से होंगे। 6 हिस्से देखो ये कर लिए, एक ये हो गए 6 हिस्से, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से जो ये वाला हिस्सा है वो उसको राजा को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? अशोक को देना पड़ेगा। और बाकी के 5 हिस्से वो अपने पास रखेगा। तो ये है 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। अब इसको टैक्स को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था या फिर बाली कहा जाता था। इसके अलावा ये मेन था, इसके अलावा बाकी भी हमारे सेकेंडरी टैक्सेस थे, जैसे कि आपको लैंड के ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। इसके अलावा आपको फॉरेस्ट में देना पड़ता था, आपको इन द फॉर्म ऑफ आप हमारे जो आर्टिस्ट होते थे उनको देना पड़ता था, है ना। तो मतलब काफ़ी अलग अलग टाइप्स के टैक्स थे, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है महाजनपद वाले पार्ट्स में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने जो अपनी जो टेरिटरी थी वो इसलिए अपनी एक्सपेंड करी। और दूसरा कारण ये भी होता है टेरिटरी एक्सपेंड करने का कि एक तो हमें पावर भी दिखती है। जो 7 वाली किंगडम है उनको हमारी पावर भी तो दिखेगी ना, कि भाई देखो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है इसने। तो ये चीज़ पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम, देखो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की जो वीडियो होगी इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं, उसके अंदर हम कलिंग वार के बारे में समझेंगे कि देखो ये कलिंग वॉर है, ये अशोक ने छोड़ दिया। अब अशोक ने छोड़ दिया तो इसको भी तो अशोक कब जाएगा, कि एक अकेला कैसे दिख गया, ये अलग ही चमक रहा है। तो अब अशोक इस पर अटैक करेगा, तो उसके बाद इस पर अटैक करेगा, इनके बीच में फिर से पबजी का मैच होगा, कलिंग के बीच में और अशोक के बीच में। और अशोक इसको पर्सनली ले लेता है, कि वो पर्सनली खुद लड़ने जाता है। हालांकि वो यहाँ का जो कोई गवर्नर होगा उसको बोल देगा कि भाई 3-4 गवर्नर की तुम लड़ो, मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन अशोक खुद पाटलिपुत्र से आता है, लड़ता है।
तो पर्सनली ले लेता है वो। तो अब कैसे अशोक जो है वो कलिंग से युद्ध करेगा और कैसे वो जीतेगा, और वो युद्ध उसके बाद अशोक की जो लाइफ है पूरी और जो उसका माइंडसेट है वो कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वही, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।